चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे थे और उसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें डेफिनेशंस हैं। तो जितना आप इसको क्लियर करते जाएंगे उतना यू विल बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कंडक्ट रूल में जो सेकंड पार्ट है उसमें वो बता रहा है कि डेफिनेशंस है। तो ये तो आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, बट आई डोंट वांट लेट यू बी बोर्ड, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल पॉइंट्स कि द गवर्नमेंट क्या है। इसमें जो आपके सामने आया है कि गवर्नमेंट मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इट इज़ वेरी क्लियर टू अस कि गवर्नमेंट मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट बड़े ध्यान से समझिए कि वेन एवर द टर्म गवर्नमेंट इज यूज्ड इन दीज रूल्स इट रेफर्स ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने मेन बात क्या याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सिनेरियो से, विसिनिटी से आपको दूर नहीं जाना। ठीक है, इट डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, नेवर। जैसे सपोज द रूल सेज नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल, रूल ऐसे कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल करेगा या नहीं करेगा। हियर तो गवर्नमेंट मीन्स वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ का है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, लेट अस क्लियर इट फ्रॉम द एग्जाम्पल कि राहुल वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, राहुल एक एम्प्लॉय है सरकारी, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। रेलवे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दीज रूल अप्लाइज टू हिम। रमेश वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हेयर देखो गवर्नमेंट यहाँ भी है, बट हेयर द गवर्नमेंट इन दीज रूल डज नॉट मीन द राजस्थान गवर्नमेंट। समझ आ गया ना? इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उसके ऊपर ही ये रूल लागू होते हैं। कौन से की बात करें हम? कंडक्ट रूल 1964। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट के रूप में अगर राजस्थान गवर्नमेंट आती है वो नहीं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम क्या है कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट इट इज एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से वर्ड क्या आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टू ए सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। कनेक्टेड विद द अफेयर ऑफ यूनियन, जो कि यूनियन अफेयर के अंडर आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड सिविलियन एम्प्लॉयज। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिविलियन एम्प्लॉयज भी इसमें होते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज में आते हैं। तो अब बात आती है अगले प्रश्न की, जो हमारे माइंड में ट्रिकी होता है कि व्हाट इज सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट। क्या है सिविल सर्विस? तो ध्यान से समझो कि सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट, ये जो वर्ड बोलते हैं कि अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट, तो सिविल कौन है? सिविल मीन्स नॉन मिलिट्री गवर्नमेंट जॉब, यानी ऐसी सरकारी नौकरी जो उनकी मिलिट्री से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, रेलवे क्लर्क हैं, एएसओ हैं या पोस्टल असिस्टेंट हैं। ऑल दीज आर नॉन मिलिट्री गवर्नमेंट जॉब, सो दीज आर द सिविल पोस्ट बिकॉज दे आर गवर्नमेंट जॉब्स बट नॉट मिलिट्री जॉब्स। तो अब हम अगली बात को क्लियर करते हैं, दैट इज डिफेंस सिविलियन। कहता डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड सिविलियन वर्किंग इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, यानी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में काम। हमने ऊपर क्या पढ़ा है, फिर से आपको दिखा रही हूँ। इट ऑल्सो इंक्लूड सिविलियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफेंस सर्विसेज। डेफिनेशन आपने पढ़ी कि इसमें सिविलियन एम्प्लॉयज डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले भी हैं। तो वो कौन से काम करने वाले हैं वो मैं एक छोटे से प्रारूप में आपको क्लियर करती हूँ। एक देखो कि डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड सिविलियन वर्किंग इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। देखिए जैसे एन अकाउंट्स क्लर्क वर्किंग इन डिफेंस ऑफिस। डिफेंस ऑफिस है, ऑफिस कौन सा है? डिफेंस का। काम करने वाला कर्मचारी कौन है? अकाउंट्स क्लर्क। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट वाले में आता है? यस, आता है। ए डॉक्टर वर्किंग इन आर्मी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसका है? डिफेंस का। ठीक है, और वहाँ पे कौन है? वो डॉक्टर। तो ही इज ऑल्सो सिविलियन एम्प्लॉय, यस, इज ए अंडर गवर्नमेंट सर्वेंट। बट एन आर्मी सोल्जर इज नॉट ए सिविलियन एम्प्लॉय। देख लिया आपने, यानी डिफेंस में काम करने वाला आर्मी का सोल्जर जो है, ठीक है, वो उसको हम सिविलियन एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं लेंगे। जो आम काम कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। इट मीन्स एक्चुअली व्हाट द रूल सेज दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स अ सिविलियन इन ए डिफेंस सर्विस। Notice the word civilian. It does not say including every person working in defense. यानी हर आदमी जो डिफेंस में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आता। That one word civilian makes all the difference. ठीक है, what is the difference between civilian and a soldier? Then
Civilian employee, civilian is a person who works for the defense department but is not a member of the armed forces. तो वो armed forces के लिए काम नहीं कर रहा, वो defense department के लिए काम कर रहा है. तो they perform, कौन कौन है फिर वो civilian? वो लोग जो हमारी तरह किस तरीके से मंत्रालय में काम करते हैं, that is administrative, technical, medical, engineering, teaching, accounting और support work. They do not fight as a soldier. So soldiers are excluded in this category. तो अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क हो गया, आर्मी ऑफिस में काम कर रहा है, आर्मी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, डिफेंस वर्कशॉप में काम करने वाला इंजीनियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाला स्टेनोग्राफर, डिफेंस ऑफिस में काम करने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर. तो ऑल दीज आर द सिविलियन एम्प्लॉय बिकॉज दे आर नॉट फाइटिंग इन एनी, ठीक है, कैटेगरी. सो मिलिट्री पर्सोनल में सोल्जर्स हैं, दीज आर द मेंबर्स. क्यों? ये मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जैसे आर्मी सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, नेवी सेलर, एयरफोर्स पायलट. देयर मेन ड्यूटी इज नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस. दे आर गवर्न्ड बाय मिलिट्री लॉज, नॉट बाय द CCS कंडक्ट रूल्स. तो मिलिट्री लॉ के अंडर काम होने के कारण दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सिविलियंस. वाई इज नॉट द आर्मी सोल्जर इंक्लूडेड? अब क्यों? बिकॉज आर्मी सोल्जर्स आर गवर्न बाय द डिफरेंट लॉ, दैट इज मिलिट्री लॉज, इसलिए वो उसमें नहीं आते. तो आर्मी पर्सोनल, याद रखिए पर्सनल नहीं है, पर्सोनल स्पेलिंग ढंग से याद करना, PERSONNEL, ठीक है. और मैं बहुत ही जल्दी इसमें आपको शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस भी दूंगी. आई विल ऑल्सो जस्टिफाई, क्लैरिफाई एवरी रूल कि आपको किस तरीके से वहाँ पर ही बैठकर यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, उसको भी आप, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, शेयर और इसको आगे जितना हो सके कमेंट करिए कि आपको समझ आ रहा है, लाइक कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. और तभी मैं आपको स्पीडली ये सारे नोट्स क्रिएट करके आपको समझाऊंगी. दैट इज़ माई हार्ड वर्क एंड योर हार्ड वर्क इज़ ओनली टू स्टडी एंड टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है. सो बिकॉज आर्मी सोल्जर्स आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज. आर्मी पर्सोनल, वही मैं आपको याद करने के लिए कह रही हूँ कि जो PS लेवल पे पढ़ेंगे, पर्सोनल के स्पेलिंग ढंग से याद कीजिए, PERSONNEL. आगे गवर्न्ड बाय द आर्मी एक्ट, नेवी बाय द नेवी एक्ट एंड द एयरफोर्स पर्सोनल, दैट इज the Air Force Act. On the other hand, civilian employees working in defense are governed by only by what? That is what we are doing, CCS conduct rules. So the government made it clear, even though civilians work in defense, सिविलियन काम कर रहे हैं, आम लोग की तरह कर्मचारी, आम कर्मचारी काम कर रहे हैं, डिफेंस में लड़ाइयाँ नहीं कर रहे वहाँ पे जाके भारत के देश के लिए, they will still be the treated as a government servant under CCS rule. So अब हम एक और क्लियर करते हैं कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जब ये बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है. इट मीन्स एनी ऑफिस, एनी इंस्टीट्यूशन, यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री और द आर्म्ड फोर्सेस. डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई भी ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन जो आता है वेयर डिफेंस रिलेटेड वर्क इज कैरीड आउट, जहाँ डिफेंस से रिलेटेड काम होता है. इट डज नॉट मीन ओनली मिलिट्री कैंप्स, नॉट ओनली द मिलिट्री कैंप. ध्यान से देखिए क्या क्या हो सकता है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में. आर्मी के हेडक्वार्टर, डिफेंस अकाउंट्स ऑफिस, आर्मी के हॉस्पिटल्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑफिस, डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी, आर्मी वर्कशॉप, आर्मी स्कूल्स दैट आर रन बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट. जो आपको पता है आर्मी स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. ऑर्डिनेंस अगेन ध्यान से, दिस इज नॉट ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है जो कि हम पार्लियामेंट पढ़ते हुए आपको मैं क्लियर करूंगी. दिस इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. ऑर्डिनेंस शस्त्रागार की फैक्ट्री, तो इसमें आई का प्रयोग नहीं होता. दीज आर ऑल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट. तो सपोज देयर इज एन आर्मी कैंटोनमेंट, यहाँ पर मैनी ऑफिसर्स हैं. ऑफिस 1 में अकाउंट सेक्शन है. एम्प्लॉय कौन है? अकाउंट्स का क्लर्क है, मेंटेन करता है सैलरी का रिकॉर्ड. तो वो क्या है? एक सिविलियन एम्प्लॉय है. वो क्या है? एक गवर्नमेंट सर्वेंट है अंडर CCS रूल. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया. अगला है मिलिट्री यूनिट आती है. मिलिट्री यूनिट में आर्मी कैप्टन है. दोनों में अंतर देखिए, मिलिट्री यूनिट में आर्मी कैप्टन है, वो कमांड करता है सोल्जर्स को. अब क्या मैं इसको कंडक्ट रूल में दूंगी सोल्जर को? नहीं, बिकॉज ही फॉलोज द मिलिट्री सर्विस रूल्स. तो इजी एनालॉजी क्या है? देखो, जैसे थिंक ऑफ एन एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे आप जाओ, वहाँ को पायलट मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, अकाउंटेंट्स मिलेंगे, रिसेप्शनिस्ट मिलेंगे. सारे के सारे वर्क करते हैं एयरपोर्ट की विसिनिटी के अंदर. बट देयर जॉब्स एंड सर्विस रूल्स आर डिफरेंट. सिमिलरली
In a defense establishment, soldier defend the country, civilian employee provide support services, लेकिन both work in the same organization but they belong to the different service categories. तो मैंने आपको डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर करते हुए वहाँ पे काम करने वाले आर्म सिविलियंस और सोल्जर्स का क्या डिफरेंस है, वाई दे आर कॉल्ड ऑलवेज सिविलियन. तो हम जब भी हम कंडक्ट रूल पढ़ते हैं और बार बार हम ये बोलते हैं कि उसके बीच में यूनियन अफेयर में काम करने वाले सिविल पोस्ट के ऊपर काम करें, तो सिविल का मतलब बार बार आपको ये क्लियर होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू एनी आर्मी, नॉट रिलेटेड टू एनी नेवी और द एयर. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि समटाइम्स गवर्नमेंट सेंड्स, देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी एक अलग चीज़ आती है कि कई बार सरकार हमारी एक एम्प्लॉय को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने भेजती है जो कि डेपुटेशन है वो हमें, और हम इसको क्लियर करके भेजेंगे, आपको क्लियर करके बताऊंगी. डेपुटेशन पे आप पता है आपको कुछ तो पता ही होगा कि डेपुटेशन पे हम जाते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे कुछ समय के लिए फॉर द टाइम बिंग वी कैन गो टू द अदर पोस्ट. ठीक है, एंड वो पोस्ट हम अपने आप नहीं अपना ले लेते हैं कि ठीक है मुझे जो जी उस काम पे उस जगह पे जाना है, नहीं, इट इज़ ऑल अंडर रूल, है ना. तो इवन इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन पेज द एम्प्लॉय सैलरी, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं नौकरी करना चाहता हूँ 2 साल के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे सैलरी दे रही है, बट स्टिल I am, who is the employee of the central government, is still considered as a government servant under these rules. चाहे मुझे सैलरी वो प्राइवेट फर्म दे रही है, चाहे कोई और फर्म दे रही है, लेकिन अभी भी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के रूल के अंडर ही आता हूँ. अमित इज एन एम्प्लॉई ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. द गवर्नमेंट सेंड्स हिम टू वर्क इन द गवर्नमेंट कंपनी फॉर 2 years. ठीक है, सो नाउ द कंपनी पेज हिज सैलरी, तो स्टिल अमित इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट. पहले सोचा करो, अब क्या है वो तो कंपनी में चला गया और कंपनी ही उसको सैलरी ड्रॉ कर रही है, तो क्या है, तो यस अमित स्टिल इज गवर्नमेंट सर्वेंट. व्हाई? रीजन बिकॉज द गवर्नमेंट हैज ओनली प्लेस्ड हिज सर्विसेज एट द डिस्पोजल ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसने उसकी सर्विसेज कुछ समय के लिए दी हैं. हिज लीगल स्टेटस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट चेंज. तो अगली आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसको मैं और विस्तार से इसी वीडियो में लास्ट में क्लियर करूंगी. छोटे रूप में यहाँ पे मैंने पहले आपके लिए लिखा है ताकि मैं और सब आपको बता सकूं कि नॉर्मली गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता अपनी सैलरी. देखिए हम सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सिविलियन पोस्ट पे काम करने वाले लोग कहाँ से सैलरी लेते हैं, बार बार याद रखना, गलती ना करना. छोटे से छोटा प्रश्न कहाँ से उठ के कैसे आ जाता है, ऑलवेज बी इन योर माइंड कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. क्या करता है काम, विच इज़ द मेन अकाउंट वेयर द गवर्नमेंट कीप्स इट रेवेन्यू एंड फ्रॉम विच मोस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर पेड. तो रेवेन्यू को कीप करता है और एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं. कैसे किए जाते हैं, तो मैं आपको इसे और क्लियर अभी बड़े तरीके से बताती हूँ. पहले आप हल्के तरीके से समझिए कि ड्यूरिंग डेपुटेशन सैलरी में कम फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन. हम जो बात कर रहे थे कि डेपुटेशन पे वो दूसरे से सैलरी ले रहा है, इवन देन द एम्प्लॉय रिमेन्स द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो आपके मेन एग्जाम ट्रिक क्या है कि सैलरी सोर्स चेंज हो सकता है, सैलरी का सोर्स चेंज हो सकता है, बट गवर्नमेंट सर्वेंट का स्टेटस विल नेवर चेंज. उसका स्टेटस वही रहेगा जहां से वो मदर कैडर से उठा था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके जो पार्ट में आता है वो आता है मेंबर्स ऑफ फैमिली. बड़े ध्यान से समझिए, मेंबर्स ऑफ फैमिली कौन कंसीडर किए जाते हैं. 3 कैटेगरी होती है. नंबर 1 कैटेगरी हस्बैंड और वाइफ. देखिए हस्बैंड और वाइफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसीडर्ड ए फैमिली मेंबर, बट इट डज नॉट मैटर वेदर दे लिव टुगेदर सेपरेटली. हो सकता है एक की यहाँ पे नौकरी लगी, एक की विदेश में नौकरी लग गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अलग हो गए फैमिली मेंबर से. क्यों? क्योंकि मैं तो विदेश में काम करता हूँ, मैं तो स्पाउस हुई नहीं जी नहीं, मैं दुनिया के किसी हिस्से में काम कर लूँ. इफ आई एम मैरिड टू सम पर्सन, टू ए पर्सन, दैट मीन्स आई एम द स्पाउस ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, राहुल वर्क्स इन दिल्ली, वाइफ वर्क्स इन मुंबई, दे लिव सेपरेटली बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स ओनली. दे आर नॉट लिविंग सेपरेटली बिकॉज ऑफ द डिवोर्स, they are living separately because of their jobs. It means she or he still is the family member. अब आता है यहाँ पर exception. If a competent court grants divorce or the judicial separation, अब आ जाओ, अब तुम बोलो नहीं, अब राहुल और उसकी वाइफ क्या हो गए, सेपरेट हो गए. अब राहुल और उसकी वाइफ फैमिली मेंबर नहीं रहे क्योंकि वो इधर उधर चले गए, डिवोर्स हो गया, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं. Then the husband or wife is not treated as a family member under these rule. चलिए अब मैं आपको ये बता चुकी हूँ, she is no longer considered as a family member. अब
अब दूसरा इसमें सिनारियो है, दैट इज सन डॉटर स्टेपसन स्टेप डॉटर, दीज चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड फैमिली मेंबर्स ओनली इफ, बड़े ध्यान से बना, व्हेन ओनली इफ दे आर द होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, से पूरे तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। व्हाट डज मीन होली डिपेंडेंट, क्या मतलब है? इट मीन्स द पर्सन डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन दैट गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। भैया वो अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकता। अब सबसे पहले 12 साल का बच्चा है, गोज टू द स्कूल, अब तो वैसे ही नहीं कमा सकता, नो इनकम, फादर पेज द एक्सपेंसेस, तो ठीक है, बच्चा तो हमारा फैमिली मेंबर है ही। अब वही बच्चा बड़ा, अब एक बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, दूसरी बिटिया 28 साल की होगी, गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी, अपनी सैलरी कमा रही है, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अब वो फैमिली मेंबर में नॉट कंसीडर्ड ए फैमिली मेंबर अंडर दीज रूल्स। तो रूल क्या कहता है, जैसे ही स्टेप सन या स्टेप डॉटर, जैसे ही ऑन डॉटर या ऑन सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो फैमिली मेंबर के रूल से आउट हो जाते हैं। जब तक दे आर होली डिपेंडेंट, बट होली डिपेंडेंट कैसे, फाइनेंशियली होली डिपेंडेंट, तब तक वो उसके फैमिली मेंबर रहते हैं। अब आता है कस्टडी की बात आती है। इफ ए कोर्ट गिव्स कस्टडी ऑफ द चाइल्ड टू समवन एल्स, देन द चाइल्ड इज नॉट ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली मेंबर ऑफ दीज रूल्स। अब भैया बात ये आ रही है कि आफ्टर डिवोर्स कोर्ट ने कस्टडी बच्चे की माँ को दे दी, अब क्या होगा, द फादर नो लॉन्गर हैज लीगल कस्टडी, पिता के यहाँ से फैमिली मेंबर का जो उसका छापा था वो हट गया, बिकॉज दैट चाइल्ड इज नॉट ट्रीटेड एज अ फैमिली मेंबर अंडर दीज रूल, क्योंकि वो तो माँ की कस्टडी में चला गया। अदर रिलेटिव की भी बात आती है, देखिए, मे बी रिलेटेड बाय ब्लड और तो बाय मैरिज, चाहे ब्लड से चाहे मैरिज से आपके रिलेशन में वो आते हैं, दे मस्ट बी होली डिपेंडेंट इफ यू वांट टू लेट देम द फैमिली मेंबर इन योर कार्ड, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड बाय ब्लड में तो आपको पता है फादर मदर ब्रदर सिस्टर, मैंने आपको बता दिया, बट द मस्ट थिंग इज क्या है, दे मस्ट बी द होली डिपेंडेंट फाइनेंशियली, ठीक है। रिलेटेड बाय मैरिज से फादर इन लॉ मिलते हैं, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ए गवर्नमेंट सर्वेंट विडोड मदर हैज नो इनकम, शी डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हर सन, तो क्या होगा, दैट इज फैमिली मेंबर। हिज ब्रदर हैज ए प्राइवेट जॉब and earns 70,000 per month. Now he is financially independent. Now he is not under the family member. His father-in-law has no income and depends completely on him. That is family member. तो clause क्या कहती है, बड़े ध्यान से अब इस समरी टेबल को पढ़ेंगे। नंबर 1, गवर्नमेंट मीन्स द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज, सिविलियंस, दैट इज रेलवे क्लर्क। These are the examples. Explanation हम बता चुके हैं, deputation does not change government servant status, salary paid by the PSU, but still he is a government servant. फिर husband wife included even if living separately, wife working in another city can be a family member. Exception, divorced or judicially separated spouse excluded, court granted divorce. Children included only if wholly dependent, 10-year-old son, whatever the age, wholly dependent. Exception, earning child exclude कर दो, daughter with her own job होगी, son with his own job हो गया। other relative में only dependent है, widowed mother होगी, widowed mother in law होगी, तो वो wholly dependent होना ज़रूरी है। अंडर CCS कंडक्ट रूल, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू, जल्दी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, that's it. Which of the following is a government servant under these rules? State government teacher, private company manager, railway clerk appointed by the central government, or the municipal employee, that means railway clerk appointed by the central government. चलिए ओके, हम इसको क्लियर कर चुके हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेंट टू ऑन द डेपुटेशन टू द गवर्नमेंट कंपनी एंड रिसीव सैलरी फ्रॉम दैट कंपनी। हिज स्टेटस अंडर CCS कंडक्ट रूल इज definitely he will be the government servant, as I have already explained to you. Which spouse is not treated as a family member? कौन सा spouse family member नहीं है? Living in another city due to employment, नौकरी कर रहा है भाई वहाँ पे, yes. Living abroad, मैंने आपको बताया विदेश में चला गया तो भी yes. Legally divorced by the competent का तो competent court, अब divorce हो गया तो yes or no? That means no. Staying with the parents temporarily, कुछ समय के लिए parents के पास रहने आया है, again it is yes. ठीक है, तो C is the spouse who is separated by decree or order of the competent court is excluded. 27 साल का बेटा प्राइवेट जॉब करता है, अपनी इनकम कमाता है, फैमिली मेंबर है, yes or no? No, because this is financially independent. Which of the following relatives may be considered as a family member if wholly dependent on the government? The mother, father-in-law, brother, इनमें से कौन हो सकता है अगर wholly dependent है तो? All of the above. Okay. Now exam trick, let us see. Government
सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस डिफेंस सिविलियन जो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। डेपुटेशन में स्टेटस रिमेन सेम, हस्बैंड वाइफ में इंक्लूडिंग लिविंग चाहे सेपरेटली रहें, ठीक है। बच्चे मस्ट बी होली डिपेंडेंट, डिवोर्स बाय कोर्ट, स्पाउस एक्सक्लूडेड, अदर रिलेटिव मस्ट बी रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज एंड होली डिपेंडेंट। चलिए अब मैं आती हूँ उसके ऊपर जो मैं आपको बता रही थी कि कंसोलिडेटेड फंड को थोड़ा और हम बारीकी से पढ़ेंगे कि देखिए कंसोलिडेटेड फंड क्या है। थिंक ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एज द मेन बैंक अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का जो मेन बैंक अकाउंट जिस तरह होता है, जैसे बैंक में अकाउंट होता है हमारा, उसी प्रकार इसे समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जस्ट लाइक यू कीप योर मनी इन योर बैंक अकाउंट, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट कीप मोस्ट ऑफ द मनी इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वेयर डज द मनी इन द CFI कम फ्रॉम, कहाँ से आता है पैसा, कहाँ से आता है इसमें, इस बैंक में सरकार पैसा कहाँ से देती है। द गवर्नमेंट collects money from many sources. Some major sources are taxes, for example income tax, GST, custom duty, corporate tax, ठीक है। ये आगे टैक्सेस, जैसे गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया 100 करोड़ एज इनकम टैक्स, 50 करोड़ कस्टम ड्यूटी, तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपके CFI में, ठीक है। अब आती है बात नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि टैक्स नहीं है, तो उसमें क्या आता है, जैसे रेलवे टिकट रेवेन्यू, फीस हो गई पासपोर्ट की, इंटरेस्ट हो गया लोन का, या डिविडेंड हो गया पब्लिक सेक्टर यूनिट का, अंडरटेकिंग का। तो इफ इंडियन रेलवे अर्न्स 10 करोड़ फ्रॉम टिकट सेल, ठीक है, 10 करोड़ उसने रेलवे का कमाया, फिर मनी ऑल्सो गोज टू द कंसोलिडेटेड। तो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों के दोनों पैसे कहाँ आ गए, CFI के। अब लोन आ गई बात, बोरोड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो लोन्स बोरो किए, समटाइम्स द गवर्नमेंट बोरोस मनी, government bonds, treasury bills, loans from the financial institutions. This borrowed money is also credited to the, again it will go to the CFI. अब बात क्या आती है, यहाँ पर तीनों तरीके से उसके अंदर पैसा चला गया। What is the money used for? अब मनी यूज किस लिए हो रही है, हमने बताया आपको ऊपर लाइन में कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंस करती है, आर पेड फ्रॉम द CFI। अब उसी पैसे को उठाएगी और उसको स्पेंड करेगी किसके ऊपर, देखो सैलरीज के ऊपर। IAS ऑफिसर, रेलवे एम्प्लॉइज, पोस्टल एम्प्लॉइज, इनकम टैक्स ऑफिसर, देयर सैलरीज आर जनरली पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमने क्या बोला कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से सैलरी उनकी सैलरीज मिल रही हैं। अब डिफेंस एक्सपेंस भी हो रहे हैं, भैया लड़ाई हो जाती है तो कहाँ से पैसा आता है, फिर से जाइए CFI की तरफ और वहाँ से पैसा उठा लो। अब पेंशन की बात आई है, इतने हैं जो पेंशनर्स बैठे हुए हैं, उनके सारा पैसा कौन दे रहा है, फिर से CFI से ले लो। फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बनते हैं, रेलवे के पैसे आते हैं, फंड कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, अगेन CFI से रिलीज हो रहे हैं। फिर वेलफेयर की स्कीम्स होती है जो आप अपने ऑफिसों में हमेशा देखते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम है, गवर्नमेंट सब्सिडी है, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी इतनी सारी जो बनाती है हर जगह जाके, तो ये सब पैसा कौन दे रहा है, अगेन दे हैव टू गो टू द CFI आफ्टर पार्लियामेंट ऑथोराइज द एक्सपेंडिचर। ये जो पार्लियामेंट कैसे ऑथोराइज करती है एक्सपेंडिचर, ये भी हम पार्लियामेंट्री अफेयर के दौरान आपको क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों इसे कंसोलिडेटेड कहा जाता है, इसके मीनिंग को समझ लो। इट मीन्स कंबाइंड इनटू वन प्लेस, यानी एक ही जगह के ऊपर पूरा कंबाइन। इंस्टेड ऑफ कीपिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर एवरी टाइप ऑफ इनकम, गवर्नमेंट क्या करती है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड लोन्स इनटू वन फंड, और वो वन फंड का नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, सोने का नहीं है, बोर होने का नहीं है, बिल्कुल समझ से आगे बढ़ना है, ताकि जितना समझोगे उतना नंबर कमाओगे, जितने नंबर कमाओगे उतनी पे कमाओगे। सो बी अवेयर एंड बी वेक up. Why is CFI mentioned in the CCS conduct rule? क्यों मेंशन है? अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि CCS conduct rule क्यों मेंशन कर रहा है CFI को? तो कहते हैं look at this part of the explanation कि notwithstanding that his salary is drawn from sources other than the consolidated fund of India, ये आपको रूल में दिख रहा है, जिसे पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है, क्योंकि अगर हम सो गए तो हम सब कुछ खो देंगे। तो नॉर्मली गवर्नमेंट सर्वेंट्स receive their salary from the CFI, but suppose the government servant goes on deputation to PSU, now his salary is paid by that PSU, not from the CFI। समझ रहे हैं ना, जो पैसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई CFI से लेता था, जैसे ही वो डेपुटेशन पे निकला बाहर, अब भैया उसको वही एंटिटी दे रही है जहां पे वो गया। ठीक है ना, तो डज ही स्टॉप बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट? यहाँ अब आपका क्लियर आ जाएगा कि चाहे वो CFI से पैसे नहीं भी ले रहा, चाहे वो टेम्परेरीली फॉर द टाइम बीइंग ही इज इन अनदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो आप कहेंगे कि डज ही स्टॉप बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कि क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है अगर मैं प्राइवेट फॉर्म में काम करने गया हूँ कुछ समय के लिए उसकी कंपनी में? नो,
ही इज स्टिल ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर कंडक्ट रूल। ठीक है, इमेजिन करो ये आपके सामने सिचुएशन है कि बिफोर डेपुटेशन अनीता इज एन असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हर सैलरी कम्स फ्रॉम द CFI और वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। ड्यूरिंग डेपुटेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सेंड्स अनीता टू वर्क इन PSU 3 सालों के लिए। नाउ PSU से पैसे दे रही है अपने फंड से, हर सैलरी डज नॉट कम फ्रॉम द CFI जिससे हमें मिलती है। क्या अनीता गवर्नमेंट सर्वेंट है? यस, बिकॉज सैलरी कैन बी चेंज बट लीगल स्टेटस हैज नॉट चेंज्ड। So what is Consolidated Fund of India? The main fund of the central government where most revenue and loans are credited. ठीक है, who receives salary from it? Central government servants. If a government servant salary paid by PSU, so does he cease to be government servants? No, he continues to be the government servant. ठीक है, under these rule. Why CFI mentioned in rule 2? Why? क्यों इसमें रूल में आया ये? टू क्लैरिफाई द सोर्स ऑफ द सैलरी डज नॉट डिटरमाइन वेदर समवन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। तो कंडक्ट रूल में ये क्लियर किया रूल 2 में कि चाहे सोर्स अलग हो जाए भैया, हम गवर्नमेंट सर्वेंट बने ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं। इस अच्छे से लर्न कीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपको इतनी अच्छी पढ़ाई मिल सके। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।